हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गणित का ये वायरल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं और उसके अलावा इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बेस पे भी फंसने वाले हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और 2023 में 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, 2023 में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, और देखो यार, थोड़ी हो सकती है बीच बीच में मतलब दिक्कत आ जाए, क्योंकि मेरे थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो माफ़ करना। शायद बीच में खांसी आ जाए या बीच में थोड़ा रुक जाऊँ, तो इसके लिए माफ़ करना। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बाकी कहूँगा इन सब का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो देखो हमारी एक एप्लीकेशन है, इस वीडियो को देखने के बाद आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, UPMSP स्टडी कर UPMSP स्टडी कर आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको सारे के सारे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर या नोट्स या जो भी मेरे पास मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आप वीडियो देखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चलो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि चाहे गणित का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर, इंग्लिश का पेपर, हर एक पेपर में शुरू में आपके 20 मार्क के MCQ होंगे। तो चलो सबसे पहले इन MCQ को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। खंड अ के अंतर्गत गणित में भी 20 मार्क के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको देखो, और जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इनका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, OMR शीट पे भरना होगा। जैसे फर्स्ट का B ऑप्शन है तो उसमें ABC रहता है, तो B वाले गोले को आपको रंगना होता है। कैसे भरा जाता है OMR शीट पे वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविध कर होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो विविध कर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, विविध कर को हम लोग शॉर्ट में, मतलब इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और शॉर्ट में इसको D से प्रदर्शित करते हैं। आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा कि विविध कर D = होता क्या है कि D² - 4AC। ठीक है, और किसी भी द्विघात समीकरण में आप जानते हो कि उसका मानक रूप AX² + BX + C टाइप का होता है। यानी यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है वो A होता है, x का जो गुणांक होता है वो B होता है, और अंत में ये C जो होता है ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 क्या है, A है, 6 क्या है, ये B है, और ये C है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम लेते हैं माइनस सहित लेते हैं। जैसे B का मान -6 है, क्लियर। A का मान 3 है, आगे कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो चलो हम लोग विविध कर निकालते हैं। B² B यानी हम लोग का -6, तो -6 का हम लोग का वर्ग हो जाएगा, और माइनस उसके बाद क्या है 4AC यानी 4A यानी वही गुणे A। तो A हम लोग का 3 है और गुणे फिर हम लोग का क्या C का मान हम लोग का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का ये 6 का 36 माइनस गुणे माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और ये 4 3 12 4 3 12 12 चौके 48 यानी -48, और इसको हम लोग घटाएंगे तो देखो ये आपका -12 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये -48 बड़ा है, ये 36 प्लस है, तो इसलिए -12 आपका बचेगा। क्लियर, तो ये आपका विविध कर निकल कर आ गया D। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग का ये D वाला ही ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि इसमें -12 दिया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आया जाए, कोई भी समीकरण दे दे और इसमें विविध कर पूछे, तो आशा करता हूँ अब आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला सेकंड वाला प्रश्न क्या है कि समीकरण 3x + 2y = 6, मतलब ये एक समीकरण दी हुई है और एक ये समीकरण दी हुई है, y = 0 का हल होगा। तो y = 0 तो हमें दे ही दिया है, तो y का मान सबसे पहले तो 0 होगा ही होगा 100%, क्योंकि ये तो हमें दे ही दिया है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, y का मान इस समीकरण में हम लोग रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अगर y के जगह पर यहाँ 0 रखेंगे तो 2y यानी ये 2 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 3x = 6 बचेगा, यानी 3x = 6, तो x = 6/3 यानी आपका देखो मैं कभी कभी 6 बोलता हूँ, कभी 6 बोलता हूँ, तो माफ़ करना, मेरी मतलब शुरू से ही ऐसी आदत है, आप मतलब मैनेज करते रहना। तो ये देखो 3 दूना का 6 यानी 2 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और y का मान यहाँ पे 0, यानी हम लोग का जो बिंदु हो जाएगा, ठीक है, उसमें वो क्या होगा 2,0। चूँकि x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ये बिंदु के रूप में लिखा है, तो 2,0, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसमें इसमें लड़के कंफ्यूज होंगे काफ़ी, लेकिन याद रखना जो x वाला होता है पॉइंट उसको पहले लिखा जाता है, तो x का मान 2 है तो इसको पहले और y का मान 0 है तो उसको बाद में, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें y पहले लिखा हुआ है और x पहले लिखा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा सेकेंड क्वेश्चन भी। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं और थर्ड नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ। चलो थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे आप लोग इधर देख सकते हो भाई साहब। थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे है कि यदि बिंदुओं ए हमें दिया है एक बिंदु जिसका निर्देशांक -4 तथा 2 दिया हुआ है, ठीक है, और मतलब तथा बी एक बी बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 5 और 6 दिया हुआ है। तो ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी जिसका हमें निर्देशांक दिया हुआ है, तो ए का मान होगा। ओके, यहाँ पे पूरा नहीं दिया है, a/8 कर दिया है। तो चलो देखते हैं इस a का मान क्या होगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो सवाल क्या है, जैसे ये एक रेखाखंड है, ठीक है, दो बिंदु है, जैसे यहाँ एक a बिंदु है, एक यहाँ पे b बिंदु है, ठीक है। a का निर्देशांक यहाँ पे दिया है कि -4, 2 है, देखो, और यहाँ b जो बिंदु है उसका निर्देशांक 5, 6 है, 5, 6 है। क्लियर, कह रहा है कि मतलब इन दोनों बिंदुओं को ए और बी को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु, मान लो मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु क्या है, सी है, जिसका निर्देशांक a/8 क्या है, a/8, 4 है, ठीक है। तो इस a का मान ज्ञात करना है कि a का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मतलब कुछ मान होना चाहिए जिसको गायब कर दिया, उसके जगह पे a रख दिया है और उसी का मान हमें पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको। इसके लिए एक मुझे यार दूसरा रुक जाओ 1 मिनट, एक पेज ले लेता हूँ, उस पर मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये मतलब मध्य बिंदु है, तो दो बिंदुओं का जो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला है आपका, ये निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है x1 + x2 बटे में 2, कामा y1 + y2 बटे में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी अगर बिंदु के रूप में चीज़ें दी हुई है तो जो आगे वाली चीज़ होती है वो x होती है, जैसे इसमें तो ये x है, ये y है, इसमें x है, ये y है, इसमें x है और ये y है, ठीक, x पहले होता है। तो देखो इस फार्मूले पे जैसे ये आपका ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ठीक है, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। क्लियर, और इसको मान लो मैं इस बिंदु को m1 मान लेता हूँ और इसको मैं m2 मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है इस फार्मूले पे हम लोग ज्ञात करेंगे, और जो यह मतलब इसमें दो बिंदु है x1 + x2 बटे 2 और कामा ये y1 + y2 बटे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे ना इससे, तो ये x वाला ये बिंदु निकलेगा, ठीक है, यानी ये m1 निकलेगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बीच का y2 बिंदु निकले मतलब ये सॉरी y वाला बिंदु निकलेगा, यानी m2 निकलेगा। तो चूंकि हमें इसके बारे में तो पता नहीं लगाना है, हमें इसमें मतलब इस पे वर्क करना है, क्योंकि इसमें की मतलब कोई ना कोई चीज़ है जिसको गायब किया हुआ है, ठीक है। तो चलो यार इसी के हम लोग मतलब इसको लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो देखो यहाँ पे ये बिंदु हम लोग का क्या देगा, ये वाला बिंदु देगा, मध्य बिंदु का x वाला, तो इसलिए इसको ले लेंगे, यानी x1 + x2 बटे में 2 और बराबर, और ये हम लोग का कितना दिया है, a/8 के बराबर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु का x पॉइंट देगा, तो इसको मैंने लिख लिया, और वो एक मतलब a/8 के बराबर है, तो मैंने लिख लिया a/8। अब देखो x1 क्या है, x1 -4 प्लस है तो प्लस x2 क्या है, 5 है तो 5, और बट्टे में हम लोग का ये 2 है तो मैं 2 ले लेता हूँ, और बराबर ये हम लोग का a/8 है तो a/8, ठीक है। अब देखो ये -4 5 1 बचेगा, और बट्टे में ये 2, और बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a/8। क्लियर है। अब देखो 8 से इधर गुणा होगा, 2 से इधर गुणा होगा, यानी 2 मतलब 8 बराबर 2a, या एक तरह से बोल सकते हैं कि 2a बराबर 8, तो a बराबर आपका 8/2, यानी ये कट जाएगा तो आप लोग का 4 आएगा आंसर। तो इसका मतलब कि यहाँ मतलब a का मान क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, a का मान 4 होगा, तो यहाँ 4 रखेंगे तो इस x बिंदु का मान वास्तव में 1/2 होगा, लेकिन हमें x वाला पॉइंट नहीं पूछ रहा है,
मध्य बिंदु का हमें ए का मान पूछ रहे हैं, तो ए का मान हम लोग का 4 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग मान देखें एक्स वाले का, मध्य बिंदु का एक्स पॉइंट, तो वो 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि एक जगह 4 रखेंगे तो 4/8 हो जाएगा और ये कटेगा तो 1/2 होगा। क्लियर। तो कभी कभी आपसे ये मध्य बिंदु का एक्स निर्देशांक भी पूछ देगा, ये यहाँ पे ए भी आपसे पूछ दिया, तो ये मतलब कैसे पूछा जाता है, मतलब ये तो भाई पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा, और अगर आपके एग्जाम में कैसे भी घुमा घुमा कर ये पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो भाई साहब अगला 4th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं साइड रख लेता हूँ। ठीक है, देखो इस 4th नंबर क्या क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए बी बराबर हमें 6√3 सेंटीमीटर, ओके, मतलब ये दूरी दी हुई है कि ए बी 6√3 और ए सी बराबर 12 है, 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान होगा। ओके, ये भी काफ़ी मस्त सवाल है। देखो इसको भी मैं इधर करता हूँ। एक त्रिभुज है, मान लो कोई भी मैं एक त्रिभुज रैंडमली मान लो बना दिया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ए बी, मान लो ये हम लोग का ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर है, तो ए बी हम लोग का 6√3 है, यानी ये दूरी जो है 6√3 है। ठीक है, ए सी यानी ये वाली दूरी हम लोग की 12 है, और बी सी यानी ये वाली दूरी हम लोग की 6 है। तो ये कोण बी का मान हमसे पूछ रहा है कि कोण जो बी होगा कोण वो कितना होगा। ओके, अब देखो ऐसे तो भाई मतलब कोई रूल नहीं है कि भुजा दे दे हमें सारी भुजाएं और एक कोई कोण पूछ ले तो हम लोग कोण मालूम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कोई मतलब आपके त्रिभुज में ऐसा रूल नहीं है। लेकिन तो ऐसा सवाल क्यों दिया है, तो ऐसा सवाल मतलब एक शर्त पे हो सकता है यह अगर समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का हम लोग जानते हैं कि मतलब 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज। तो अगर यह समकोण हो तो हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण का रूल क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी जो ये मतलब सबसे बड़ी भुजा आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में, या ये कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति आप चैप्टर पढ़ना पड़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये कोण है, ये पूछ रहा है चूँकि हमें, तो इसके सामने की भुजा ये जो होगी ये कर्ण हो जाएगी। तो मान लो या सबसे बड़ी भुजा एक तरह से कर्ण ही हम बोल सकते हैं होती है। तो देखो होता क्या है समकोण त्रिभुज में कि अन्य दो भुजाओं का योग, मतलब तीसरी जो भुजा है उसके योग के बराबर आ जाए, वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो वह जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। यानी जहाँ ये रूल फॉलो कर दे कि कर्ण का जो स्क्वायर हो वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो चलो इस फार्मूले पे ये जो दूरियां दी हुई है रख कर देखते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये कोण बी आपका 90 अंश का होगा। सिंपल, क्योंकि समकोण त्रिभुज का मतलब ये जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। कोण हम लोग का ये है तो 12 का वर्ग यहाँ पे कर दे रहे हैं और बराबर लंब, तो लंब मान लो ये हम लोग का लंब हो गया 6√3, तो इसका वर्ग और प्लस आधार मान लो 6 है तो 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 का वर्ग 144 हो गया, और ये 6 तो 6 का 36, और ये रूट से बाहर निकल जाए तो गुणे 3 और प्लस ये 6 का 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 144 बराबर ये 3 6 18 का 8, तितली के 9 1 10, 108 प्लस 36। ओके, ये 144 हो जाए, 8 से 14, हाँ 144 बराबर 144। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर आ जा रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के और आधार के वर्ग के बराबर है। तो मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। क्लियर, तो इस तरह से मतलब यहाँ पे निकाला जाएगा आंसर। तो ये 90 अंश होगा। कहाँ पे है ये, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ऐसा मतलब ऐसा सवाल जो है ना केवल समकोण त्रिभुज में ही बन सकता है कि 3 भुजा दे दे और कोई एक कोण पूछ दे। ठीक है, ये मतलब किसी भी त्रिभुज में नहीं होगा, किसी भी त्रिभुज के लिए ये सवाल संभव नहीं होगा, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ये संभव होगा। ठीक है, चलो अगला 4th, यानी 4th के बाद हम लोग 5 नंबर यानी 5 नंबर सवाल कर लेते हैं। यह क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। ओके, बड़ी से बड़ी जहाँ भी बोल दे, ठीक है, वहाँ पे आप समझ जाना कि HCF यानी मौसा। ठीक है, मौसा निकालना होता है। लेकिन हमें सवाल में और यहाँ पे उलझन में डाल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिससे या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। ओके, शेषफल 8 प्राप्त होता है और 5 प्राप्त होता है।
तो पूर्ण विभाजित करने के लिए क्या होगा भाई कि अगर 125 में से हम 8 घटा देते हैं और 70 में से हम लोग 5 घटा देते हैं तो हम लोग का वो संख्या शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है, जैसे मतलब 20 है, ठीक है, तो 20 मान लो ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अगर हम लोग 5 इसमें से घटा देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पे ये हम लोग का शेष बच रहा है इतना, तो इतना अगर हटा दे इनमें से तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस सवाल को सबसे पहले ऐसे ही किया जाता है, 125 में से हम लोग 8 घटा लेते हैं क्योंकि ये इसका पार्ट है और 70 इसका मतलब 70 का ये पार्ट है, तो 70 में से हम लोग 5 घटा लेते हैं और जो चीज़ें आएंगी उसका ही हम लोग HCF निकाल देंगे। तो 125 में से 8 जाएगा तो भाई ये आपका 117 शायद बचेगा, 17 3 हाँ 5 3 8 117 और 70 में से 5 जाएगा तो ये 65। अब देखो 117 और 65 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलो इसका मैं भाग विधि से निकाल लेता हूँ। 65 से हम भाग देंगे 117 में तो एक बार जाएगा तो 65, ये 5 2 7 2 बच जाएगा, 6 5 11 52 हो गया और फिर ये छोटा हो गया तो अब इसमें भाग जाएगा 65, ये 52 है कम 52, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 और ये 6 में से 5 गया 1, फिर 13 छोटा हो गया तो इसमें भाग देंगे तो ये 13 चौका 52, 13 3 43 13 चौका 52, ये कट गया, ठीक है। तो ये कट गया, इसका मतलब अंत में ये 13 बचा, तो अंत में ये जो बचता है यहाँ पे भाजक, ठीक है, वही क्या होता है HCF होता है यानी मस होता है, तो यहाँ HCF 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 13 होगा। देखो अब यहाँ आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 13 से आप भाग देना 125 में और 70 में, आपका शेषफल 8 और 5 अंत में जाकर बचेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो तो ये हमने 5वां प्रश्न भी कर लिया। 5 के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो, माफ़ करना थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा लग रहा है कि गला सूख गया। हाँ चलो जी, एक्चुअली थोड़ा गला ख़राब है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या है कि यदि समीकरण ax² प्लस kx, देखो यहाँ पे कुछ संख्या रहनी चाहिए क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ ये a b c संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ जो संख्या होगी, देखो यहाँ x² है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ x इसके आगे, ठीक है, यहाँ b यानी कोई संख्या होनी चाहिए लेकिन उसके जगह पे k कर दिया है और बराबर 0। कभी कभी एक मूल देता है और k का मान पूछता है और अच्छा तो k का मान होगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है कि यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो k का मान होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलो k का हम लोग यहाँ पे मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो एक मूल हमें दे दिया है कि एक मूल क्या है -2 है, तो अगर एक मूल दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पे इस मतलब ये जो समीकरण है x के जगह पे हम लोग उसी मूल को रखेंगे, क्योंकि जो मूल होता है ये चूँकि द्विघात समीकरण है तो कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करता है। तो चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट, दूसरा इसी पेज को मैं मोड़ लेता हूँ, 1 मिनट, और इसी पे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, माफ़ करना। चलो ये मैंने मोड़ लिया और इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये है x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 और एक मूल -2 दिया है। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मतलब उस द्विघात समीकरण को हल करने पे उसके 2 हल आते हैं, ठीक है। तो पहला मूल ये है और इसमें हमें पूछ रहा है कि इस k का मान क्या होगा। तो अगर हम -2 को यहाँ x के जगह पे रखते हैं तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का एक तरह से नियम ही होता है, समझ जाओ कि या जो भी समझ जाओ, ठीक है, नियम ही समझ जाओ कि अगर एक मूल दिया हो या दोनों मूल हो तो पारापारी से x के जगह पे उस मूल को रखने पे वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग -2 को हम लोग रखते हैं x के जगह पे, तो -2 का होल वर्ग प्लस k के जगह पे कुछ नहीं तो भाई उसी की तरफ छोड़ देंगे, x के जगह पे यहाँ पे -2 और ये आपका -6 है तो -6 और बराबर ये 0 है तो 0, ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसका एक मूल यहाँ पे x के जगह पे रख लिया है तो इधर 0 के बराबर हमने कर दिया है वही, ठीक। अब चलो इसी को सॉल्व करते हैं और k का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस से इधर गुणा होगा तो -2k हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा और ये बराबर 0, ठीक है। 6 और 4 यानी -2 बचेगा तो एक तरह से
यानी -2 के -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो -2 के है तो 2 के को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो -2 बराबर इस -2 के को उधर लाएंगे तो 2 के हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस से उधर जाकर बराबर के प्लस हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के बराबर -2, पूरा हम पक्ष बदलेंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा। तो यहाँ से के बराबर -2/2 बराबर -1, यानी के का मान हम लोग का निकल कर आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ के का मान हम लोग का -1 हो जाएगा। ये सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 6 का सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप कर लोगे, और ऐसा प्रश्न है निश्चित है 100% आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो भाई साहब, अगला 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, काफ़ी मस्त प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलो इस प्रश्न को करते हैं। जैसे एक हम सबसे पहले तो समचतुर्भुज बनाते हैं। ये मान लो हम लोग का एक अच्छे से बन नहीं पाया यार, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का। चलो ये मान लो समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहाँ इसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मान लो ये एक विकर्ण हो गया। ठीक है, और एक ये दूसरा ये विकर्ण हो गया। मैं नाम देता हूँ, ये मुख्य पॉइंट ओ, इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये विकर्ण ए सी हम लोग का मान लेते हैं कि ए सी का लंबाई 16 है, और हम लोग का जो ये डी बी है इसकी लंबाई 12 है। क्लियर? तो देखो होता क्या है कि समचतुर्भुज का एक मतलब नियम है। नियम यह है कि जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मीन्स आधे आधे पे काटते हैं, और साथ ही एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ हर ये जो कोण होगा ये 90 अंश का होगा। ठीक, और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। तो अगर ये पूरा हम लोग का 16 सेंटीमीटर है तो ये आधा दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजित दोनों विकर्ण यहाँ इस बिंदु पे करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधे आधे दूरी पे काटते हैं। तो ये आपका ये दूरी मतलब ए ओ क्या हो जाएगी, ए ओ आपकी यहाँ पे ये 8 हो जाएगी, और ये डी बी की लंबाई क्या है 12 है, तो इतनी लंबाई क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ देखो, और चूँकि ये एक दूसरे को मतलब काटते हैं जहाँ, तो वहाँ पे समकोण बनाते हैं, तो ये समकोण हो गया, यानी 90 अंश का हो गया। तो यहाँ ए ओ बी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। कोई भी मतलब आप इसी तरह इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ 4 त्रिभुज बन गए, किसी भी त्रिभुज में लेकर ये ज्ञात कर सकते हो। मैं इसी को लेकर ज्ञात कर रहा हूँ। तो ए ओ बी में, ठीक है, आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें से आपका ये अगर ये समकोण है तो ये आपका आधार हो जाएगा, यानी 6 आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा 8। तो ये हमें ज्ञात करना है, चूँकि यही भुजा है, क्योंकि ये भुजा या ये भुजा और समकोण की सारी मतलब समचतुर्भुज का ये नियम होता है कि जो सारी भुजाएं होती है वो बराबर होती है, यानी जो भुजा मतलब इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई, वही इसकी। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये हम लोग का लंब 8 हो गया, आधार 6 हो गया, तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब हम लोग का 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 यानी 64, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 6 तो 6 का 36। तो ये आपका अंडर रूट में ये जोड़ोगे तो 100 यानी 100 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो आपका 10 हो जाएगा, यानी हम लोग की ये भुजा की लंबाई 10 होगी। तो ये भी भुजा 10 होगी, ये भी भुजा 10 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो आशा करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि मतलब कैसे आपको भुजा की लंबाई निकालना है अगर विकर्ण दे दे तो यहाँ 10 सेंटीमीटर आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ओके हमें दे दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, और जहाँ थीटा दे रहा है कि जो थीटा का मान है वो मतलब एक तरह से थीटा का जो मान है 90 अंश से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, 90 अंश से छोटा लेकिन 0 से बड़ा या उसके बराबर, मतलब इनके बीच में है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो थीटा का मान मतलब 0 से 90 अंश के बीच में कहाँ बराबर होता है, क्योंकि ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दोनों बराबर कह रहा है। तो 45 डिग्री पे 45 अंश पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो ये आपका बिल्कुल 45 डिग्री राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई साहब, तो ये 28 का ये बी ऑप्शन सही। 9 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, 1 मिनट यार, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलो भाई साहब, तू कहाँ जा रहे है भाई, यहाँ पे चलो
9 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा। ओके, 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके घातों का योगफल हमें पूछ रहा है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे 144 हो गया, इसका गुणनखंड करोगे तो भाई ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है यानी 12 गुणे 12, और 12 का गुणनखंड 2 दूना का 4, 4 3 12, तो यानी 2 दूना का 4 और 4 3 12, तो 3 को मैं इधर साइड में ले लेता हूँ और फिर 2 दूना का 4, 4 3 12 गुणे 3 ये होगा। इसको आप लोग गुणा कर लेना, 4 थे आपका 2 रहेगा और 2 3 रहेगा, तो ये 144 के बराबर आएगा। गुणनखंड आप निकाल कर देख लेना। ठीक, तो ये 2 घाते 1 2 3 4 है, तो 4 गुणे 3 घाते 2, क्योंकि 3 2 बार है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसके घातों का अब योगफल, तो 4 और 2 6 यानी 6 हो जाएगा। 144 का भाज्य गुणनखंड के घातों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। चलो, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपको 144 दे दे, कोई भी दे दे गुणनखंड और उसकी घातों का योगफल करे, तो ऐसे गुणनखंड निकाल कर ऐसा उनका मतलब हर एक संख्या को अलग अलग लेते हैं। जैसे 2 4 बार है तो 2 घाते 4 हो गया, 3 2 बार है तो 3 घाते 2, और फिर घात का योग बोले तो इन घातों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 6 आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए राइट। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। देखो प्रश्न संख्या 10 में बिंदु 3 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। ओके, बोल रहा है कि ये बिंदु है, इसकी वाई अक्ष से दूरी होगी, और बिंदु दिया हो तो उसमें जानते हो ये इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है। तो इस बिंदु की x अक्ष मतलब y अक्ष से दूरी होगी, हमें पूछ रहा है। तो अगर देखो सिंपल, अगर कोई बिंदु दे दे उसमें y अक्ष से दूरी पूछ दे तो वो x के बराबर होगी, और अगर x अक्ष से दूरी पूछ दे तो वो y के बराबर होगी। तो यहाँ y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वो x के बराबर होगी, तो x का यहाँ पे मान क्या है -3। लेकिन याद रखना, चूँकि -3 जो दूरी होती है निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे -3 मतलब ऑप्शन में 3 देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 3 कहीं नहीं दिया, तो एक तरह से बोल सकते कि सारा ऑप्शन गलत है, लेकिन हमारे पास चारा ही नहीं है, हमें ट्रिक लगाना है, तो इसी पे हम लोग ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन 3 होना चाहिए। ठीक, चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं, या ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। यहाँ -3 मतलब निर्देशांक अगर मतलब ये कोऑर्डिनेट में, ठीक है, -3 वो दर्शा रहा है कि किधर है, मतलब किस साइड है, माइनस ये दर्शा रहा है, दूरी को नहीं दर्शा रहा है, तो ये आपका राइट इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो अगला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग 11 नंबर प्रश्न। ये क्या है कि साइन 15 अंश बटे में cos 75 अंश का मान होगा। ओके, ये तो भाई त्रिकोणमिति का है। देखो साइन 15 अंश है हम लोग के पास और बटे में cos 75 अंश है। अब इसमें से एक को हम लोग की तो ऊपर वाले की तो नीचे वाले को एक फार्मूला होता है उस पर तोड़ लेते हैं। जैसे इसको मैं तोड़ूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूले पे 90 और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे मैं क्या रखूँ 75 अंश। 75 अंश क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी ये मतलब इसी के बराबर है। तो इसको मैं साइन 15 अंश को साइन 90 माइनस 75 अंश लिख सकता हूँ। ठीक है, और बटा इसको उसी तरह रहने देता हूँ cos 75 अंश। ठीक, अब देखो ये फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा है, तो 75 अंश। ठीक, और बट्टा में ये कॉस 75 अंश पहले से ही था तो ये कट जाएगा तो 1 के बराबर, यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक है, काफ़ी फेमस सवाल है, ये एक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये 11 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलो हम लोग 12 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य यानी वही समांतर माध्य की यहाँ पे बात किया जा रहा है। समांतर माध्य क्या होगा, तो भाई ये तो 2 नंबर में सवाल देना चाहिए था, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो अब दिया है तो इसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई साहब। एक मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है, और चलो उस पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ इस पेज पे मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। चलो इसी पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करेंगे, हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो इसका हम लोग समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो जो हम लोग का वर्ग अंतराल दिया है वो हो जाएगा, सारणी बनाएंगे ऐसे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग अंतराल, उसके बाद जो बारंबारता दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ये बारंबारता हो गया। ठीक, और उसके बाद एक यहाँ अपने मन से निकाला जाता है मध्यमान। मध्यमान, ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो बारंबारता होती है उसको हम लोग FI से डिनोट कर देते हैं और इसको मध्यमान को XI से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें जी है 0 से 10, तो 0 से मैं 10 लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग का 10 से 20 दिया है, तो 10 से 20 कितने तक दिया है, 50 तक। ठीक, तो 0 से 10, 10 20, 20 से हम लोग का 30, 30 से 40, 40 से हम लोग का 50, और यहाँ नीचे देखो 50
बस 50 तक ही दिया है ना, हाँ 50 तक ही। और 1 से 10 तक का हमें बारंबारता 5 दिया है, 10 से 20 तक का हमें 6 दिया है, 20 से हम लोग का 30 तक का यहाँ पे देख सकते हो 5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का 5 इसकी बारंबारता, इसकी बारंबारता 3, तो इसकी बारंबारता 3, और 40 से 50 तक की बारंबारता यहाँ पे देख सकते हो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे। ठीक, अब देखो मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है ना, यहाँ पे ये 2, 0, 10, तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते हैं, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और 2 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही मध्यमान ज्ञात किया जाता है। इसका हम लोग मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, और बट्टे में 2 करेंगे यानी इसका आधा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 30 हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 2 5 यानी 50, इसका आधा हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, ये 4 3 7 यानी 70 हो जाएगा, इसका बट्टे 2 यानी आधा करेंगे तो हम लोग का 35 हो जाएगा, और 5 4 9 90, इसका आधा हम लोग का 45। इस तरह से हम लोग मध्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग का चूँकि फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, जब हमें बारंबारता ऐसे दी हो और वर्ग अंतराल दिया हो, तो इसके लिए हम लोग समांतर माध्य निकालने का फार्मूला एक होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा वो दर्शाता है योग को, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये योग को दर्शाता है सिग्मा। ठीक, अब देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का इंटू ही यानी गुणनफल का योग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल करते हैं, तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई इसीलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो ये ज्ञात कर लेते हैं इसको, और तो इनका गुणनफल 5 ये 25 हो जाएगा, ये 6 5 30 हो जाएगा, और ये 25 चौका सही 25 5 125 हो जाएगा, और 35 से ये गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, तो ये 3 5 15 का हम लोग का 5, और 3 के 9 1 10 105, और 45 से कम 45। ठीक, इनका हमने यानी एफ आई और एक्स आई का प्रत्येक का हमने गुणा कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूले में क्या करना है, 1 मिनट यार माफ़ करना, चलो हमें फार्मूले में क्या करना होता है कि चूँकि इनका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई यानी एफ आई इंटू एक्स आई का योग होता है, तो इनका हम लोग योग कर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में तो इनका योग यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये सिग्मा मतलब इन दोनों का योग। तो चलो इनका योग क्या हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका योग क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हम लोग योग लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 5 10 5 15 5 20, 20 का शून्य हासिल लगा 2, और ये 2 3 5 2 7 7, और ये 4 11 12 13 का 3 1 1 2 1 हासिल लगा 3 3 से 30 होगा यार, देख लो जोड़ लो, शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार मैं दोहरा लेता हूँ इसको, ठीक है, कि ये मतलब सही है कि नहीं है। 5 25 15 छक्का, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा था क्योंकि इस सवाल को मैं पहले कर चुका हूँ, ये 15 छक्का यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, ये 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 105 3 5 15, हाँ, और 45 से कम 45। ठीक है, चलो यार ये तो ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 5 का 5 5 10 5 15 5 का 20, 20 का शून्य हासिल लगा 2। ठीक है, अब देखो 9 2 11, 11 2 13 हो जाएगा, 13 और 4 हम लोग का 17, और 2 हासिल लगा 19, यानी यहाँ पे 19 का 9 हो जाएगा, हासिल लगा 1, और देखो 1 1 2 1 हासिल 3, यानी 390 होगा इसका योग। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ आई यानी हमें एफ आई का भी योग चाहिए यहाँ पे, तो एफ आई ये है, तो इनका योग हम कर लेते हैं। तो 6 5 11 11 11 और 5 16 16 और 3 1 4 यानी 16 4 20, यानी हम लोग का जो इनका योग हो जाएगा वो होगा हम लोग का 20। ठीक है, अब हमें एफ आई का योग भी हमें प्राप्त हो गया, और मतलब एफ आई का भी हमें योग प्राप्त हो गया। तो समांतर माध्य बराबर एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई जितने भी थी उनका योग 390 है, तो इसके जगह पे हम लोग 390 रख सकते हैं। और सिग्मा जो एफ आई है यानी ये इसका योग, ठीक है, वो 20, तो 20 यहाँ पे मैंने कर लिया, ये हम लोग का कट गया। ये देखो 2 एकम 2 हासिल, मतलब यहाँ से 1 आया, तो 2 9 18, और हम लोग का 1 बचा, तो दशमलव बढ़ाकर हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं दशमलव बढ़ा सकते हैं, और ये 5 हो जाएगा। ठीक, मतलब 19.5, क्योंकि 19.5 साढ़े 19 दूना का 39 हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य क्या होगा, 19.5 होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई हो तो इस तरह से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, हालांकि ये सवाल 2 नंबर में आता है, लेकिन
अब वो यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है तो करना ही होगा। ठीक, तो देखो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 19.5। ठीक है, तो ये इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलो, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो गया। ऐसा सवाल निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो आपको इसी प्रकार करना है। कभी कभी क्या दे देता है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल न देकर सीधे पद दे देता है, मतलब पद दे देगा। पद मीन्स मतलब सीधे, जैसे ये 5, यहाँ पे 5, 7, 9 ऐसे दे देगा, तो वो पद दे देगा। यहाँ पे अगर पद देगा तो वो सीधे, वो पद जो होते हैं वो सीधे आपके क्या होते हैं, वो एक तरह से एक्स आई ही होते हैं। ठीक है, यानी मध्यमान के जगह पे मतलब वो पदों को लेते हैं, तो उसका भी हम लोग एक मतलब सवाल आगे लगा लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का 12 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्या है कि 3 cot थीटा बराबर हम लोग का 4, यानी 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान होगा। सिंपल सा सवाल है यार। चलो, इस सवाल को भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा फिर से पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। चलो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 cot थीटा बराबर 4, यानी 3 cot थीटा बराबर 4, तो हमें कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे cot थीटा भाई किसके उल्टा होता है, tan थीटा के, तो यहाँ से 3 cot को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मतलब cot tan का उल्टा, tan cot का उल्टा, तो इसको उल्टा ऐसे लिख सकता हूँ, और ये बराबर 4 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि tan उधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो tan थीटा का हमें मान मालूम चल जाएगा। तो देखो ये 4 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 3/4, और tan उधर चला जाएगा तो ये tan थीटा हो जाएगा। यानी आपका tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर यहाँ 3/4, यानी 3/4। और tan थीटा बराबर क्या होता है, आप सब लोग जानते हो भाई, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यह ऊपर वाला आपका लंब हो गया और नीचे वाला ये आधार हो गया, यानी 3 हम लोग का लंब, 4 हम लोग का आधार। ठीक है, चलो, तो अब हमें क्या करना है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि साइन थीटा बराबर हम सब लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन कोसेक उसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण का मान यहाँ पे, कर्ण का मान ओके, हमें लंब का मान मालूम है, आधार का मालूम है, तो हम लोग कर्ण का मान मालूम कर सकते हैं। कर्ण बराबर वो क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी तितली का 9 प्लस आधार का स्क्वायर, यानी चचौ का 16, और ये 9, 16, 25 और बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान 5 आ गया। तो कर्ण के जगह पे हम लोग 5 रख लेते हैं, और लंब हम लोग का पहले से 3 है, तो ये 5, यानी 5/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार किया जाता है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 5/3 यहाँ पे है। ठीक, चलो, तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 13 भी हो गया। अब चलो हम लोग प्रश्न संख्या 13 के बाद 14 कर लेते हैं। ठीक है, ओके यार, चलो माफ़ करना, थोड़ा बहुत तेज़ से खांसी आ रही थी, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर थोड़ा पानी वानी पी लिया। चलो, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न। ये क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधे 64 है। ठीक है, इसको संबंधे भी बोल सकते हो, बाकी समानुपाती भी बोल सकते हो, आप क्या बोलते हो आप देख लो। ठीक है, तो 27 संबंधे 64 है, या 27 अनुपात भी बोल सकते हो कि 27 अनुपात 64 है। ठीक है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ओके, मीन्स हमें आयतन का अनुपात दे दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये तो भर गया, चलो इसको साइड में रखता हूँ और इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आसान प्रश्न है, बस यहाँ फार्मूला आपको मतलब मालूम होना चाहिए। जो गोला होता है उसका जो आयतन होता है वो होता है, मतलब उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, ये पहला आपका फार्मूला हो गया। और सेकंड जो इसमें हम लोग का फार्मूला यूज आने वाला है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है आपका 4πr², 4πr²। ये 2 फार्मूले यूज होंगे और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो मान लो 2 गोले हैं भाई, क्योंकि यहाँ 2 गोले बोल रहा है, तो पहले गोले की त्रिज्या मान लो r1 है, दूसरे की r2 है। तो पहले गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 का क्यूब। ठीक है, पहले गोले की त्रिज्या और फिर दूसरे गोले की त्रिज्या को लेकर उसका आयतन, तो 4/3 पाई r2 का क्यूब। पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, बटे मीन्स वही अनुपात, जैसे 2/3 होता है तो इसको आप 2 संबंधी 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों का अनुपात, ये कितना दिया है, 27
समबंधे 64 यानी 27 बटा आपका 64 ये आपका दिया हुआ है। क्लियर। और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग का आर होता है, तो यहाँ से हम लोग आर ज्ञात करते हैं कि आर वास्तव में कितना है। तो देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो ये आपका साफ साफ कट जाएगा, यानी यहाँ हम लोग का क्या बचेगा, R1 का क्यू, ठीक है, बटे यहाँ पे R2 का क्यू बराबर ये आपका 27/64 हो जाएगा। अब देखो ये क्यू यानी घन होता है, तो यहाँ पे देखो जैसे स्क्वायर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 25 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर को हटाने के लिए यानी एक्स बराबर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो ये 5 होता है। तो उसी प्रकार इसका हम लोग घनमूल कर देंगे, ये क्यू को हटाने के लिए, घन को हटाने के लिए। तो यहाँ R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 27 का घन होता है 3, घनमूल, घन नहीं घनमूल, ठीक है। और 64 का आपका घनमूल जो होता है वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि देखो 3 का जैसे स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार गुणा किया जाता है, और घन होता है तो उसका 3 बार गुणा किया जाता है। तो 3 का 3 बार गुणा करो 27 आ जाएगा, 4 का 3 बार गुणा करो 64 आ जाएगा। क्लियर। यानी R1 R2 यानी जो त्रिज्याओं में, दोनों गोलों की त्रिज्याओं में जो संबंध होगा वो 3/4 यानी 3 संबंधे 4 का संबंध होगा। लेकिन उनके गोलों की त्रिज्याओं में हमें संबंध नहीं पूछ रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच में हमें संबंध यानी वही अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो मान लेते हैं पहले गोली की त्रिज्या भाई R1 यहाँ पे हमने तो मान ही लिया है और निकाल भी लिया है, तो हम लोग का यहाँ फार्मूले के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पहले गोले का 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 4π तो समान है तो कट जाएगा, या R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R1 क्या है 3 है और R2 क्या है 4 है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये तितली का 9 और इस चचू का 16 यानी 9/16 यानी अनुपात हो जाएगा 9 संबंधे 16, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 9 संबंधे 16। और वही हमें पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 9 संबंधे 16। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना 2020 के बोर्ड एग्जाम में, मुझे याद है 2020 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ ये केवल अनुपात चेंज कर दिया था, 64 संबंधित 27 कर दिया था, ठीक है, और पूछा गया था। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो वही अनुपात चेंज कर दे तो यहाँ मतलब उल्टा आंसर आएगा, 9 संबंधित 16 आएगा तो 16 संबंधित 9 आएगा, आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है, यही मैटर है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये 14 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो हम लोग उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। ये क्या है कि यदि, ठीक है, देखो प्रश्न क्या है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। ओके, कुछ प्रेक्षणों के हमें पहले बहुलक दिया है, उसके बाद माध्य दिया है, यानी बहुलक हम लोग का 45 दिया है, माध्य हम लोग का 27 दिया है। ठीक है, माध्य यानी वही समांतर माध्य की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमें बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है वो 45 दिया है, और हम लोग का समांतर माध्य कितना दिया है भाई, समांतर माध्य दिया है 27, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है माध्यिका यानी मीडियन, माध्यिका इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, अब देखो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सीधे सीधे बहुलक समांतर माध्य और माध्यिका के बीच एक संबंध होता है, उस संबंध में मतलब एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है आपको याद रहना चाहिए कि बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, 2 गुणे समांतर माध्य। मैं 60 में ही लिख लेता हूँ। ठीक, ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे सारी चीज़ें रखते हैं। हमें बहुलक 45 दिया है तो बहुलक की जगह हम लोग 45 रखेंगे बराबर 3 गुणे माध्यिका की जगह पे मैं m लिख लेता हूँ क्योंकि मीडियन होता है, इसका इंग्लिश m मैं फर्स्ट अक्षर लिख लेता हूँ, और माइनस 2 ये हमें मालूम नहीं तो उसकी जगह पे m ही हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, या माध्यिका भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 गुणे समांतर माध्य क्या है 27 है यहाँ पे, तो गुणे 27। ठीक, अब देखो 45 बराबर ये गुणा होगा तो 3m या 3 माध्यिका माइनस ये 27 दूना का आपका 54। ठीक है, हाँ अब देखो ये 54 इधर आएगा तो मतलब 45 और माइनस इधर आएगा तो प्लस 54 हो जाएगा, और बराबर ये 3m उधर ही होगा, जहाँ m क्या है माध्यिका है, यहाँ माध्यिका की जगह मैंने m लिख लिया था। ठीक, पूरा पक्ष बदल देंगे, 3m बराबर 45 प्लस 54। देखो पूरा पक्ष इधर का इधर, इधर का इधर किया जाता है तो कोई चीज़ नहीं बदलता है। ठीक, अब देखो m बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3m बराबर इन दोनों का योग 45 और 54, 5 4 9 और 5 4 9 ये 99 हो जाएगा, यानी यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 99, ये 3m यानी गुणा है तो ये आकर इधर बट्टे हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 33 हो जाए, सॉरी तितली का 9, हाँ तितली का 9 33 हो जाएगा। यानी जो मीडियन होगी यानी माध्यिका होगी वो क्या होगी, उसका मान हम लोग का माध्यिका पूछ रहा था तो हम लोग का 33, माफ़ करना 34 बोला क्या 33 होगा। ठीक,
ऑप्शन देख लेते हैं, ये बी वाला ऑप्शन देखो 34, 32, 40 नहीं, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूले, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, फार्मूला याद नहीं है तो आप कितना भी पैर मारते रहो आपसे सवाल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो भाई, वीडियो लगभग काफ़ी लंबी हो गई 45 मिनट, लेकिन अभी ज़्यादा लंबी नहीं, 15 मिनट और है हम, और आगे हम लोग 2-4 मिनट या 5 मिनट में हम लोग सारे सवालों को 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चूँकि आपके एग्जाम में जो MCQ होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब वो लिखा होता है कि आपको MCQ सॉल्व 1 घंटे में करना है, बाकी आप 1 घंटे में करो या 2 घंटे लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 घंटे MCQ का होता है और 2 घंटे आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का होता है, तो 1 घंटे के अंदर तो हम लोग आसानी से ही प्रश्नों को हम 20 को सॉल्व कर लिए। चूँकि 1 घंटे इसलिए लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए, नहीं तो इसको आसानी से 20 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में किया जा सकता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। ये क्या है कि समीकरण x² - 2x + 1 = 0 का मूल होगा। ओके, मूल इसका हमें ज्ञात करना है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है? x² - 2x + 1, x² - 2x + 1 इस ये बराबर 0 है। इसका द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। मूल मीन्स इसको आप हल करोगे, जिसको आप शून्य भी बोल सकते हो, इसको हल करोगे तो भाई द्विघात समीकरण की तो इसके 2 हल आएंगे, और वही हल क्या होते हैं? उस द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक होते हैं। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। हल यानी सिंपल सा इसको गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर भी ज्ञात किया जा सकता है, या ऑप्शन से आप पता मतलब लगाना चाहते हो तो ऑप्शन से भी आप लगा सकते हो। मतलब यहाँ मतलब जो ऑप्शन हो उसको यहाँ रखने पे, x के जगह पे रखने पे वो 0 के बराबर आना चाहिए। जैसे फर्स्ट को हम चूज करें तो देखो, अगर एक को हम लोग x के जगह पे रखेंगे तो वो 0, दोनों को रखेंगे बारी बारी से, दोनों को 0 के बराबर आना चाहिए। जैसे 1 है -1 है तो एक बार 1 रखेंगे x के जगह पे, एक बार -1 रखेंगे, और फिर वो दोनों 0 के बराबर आ जाए तो यही मतलब सही आंसर होगा। तो चलो बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x² यानी 1 होगा, और -2 x के जगह पे 1 तो गुणा होगा तो -2, और ये +1 है तो बिल्कुल राइट। देखो 1 मिलकर 2 और 2 ये 0 के बराबर, ये बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 ये बिल्कुल राइट है, यही राइट है, पहला ही राइट है। देखो इसको रखोगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। जैसे 1 और -1 को रखोगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। जैसे 1 को तो रखेंगे तो आ जाएगा 0 के बराबर, लेकिन -1 को रखते हैं तो देखो, अगर -1 को यहाँ पर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और -2 ये भी आ जाएगा क्या यार, ये भी आ जाएगा, ये भी हो सकता है -2, और इसके जगह पे -1 रखेंगे तो +2 और +1, नहीं ये 4 आ जाएगा। देख रहे हो, ये गलत हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि हम लोग क्या होता है कि द्विघात समीकरण के मूल जो द्विघात समीकरण होती है उसको सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब उनको बारी बारी 2 मूल होते हैं, बारी बारी दोनों को एक बार रखने पर x के जगह पे वो 0 के बराबर आता है। तो इसको हमने बारी बारी से देखो रखा तो वो 0 के बराबर आ रहा है। बाकी इसको सॉल्व भी किया जा सकता है गुणनखंड विधि से। जैसे x² - 2x + 1 है तो x² x इधर गुणा होगा तो x², यानी इसका ऐसे मतलब 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों का गुणा करने पे x², और कैसा +x², और दोनों को जोड़ने पे -2x, यानी -x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो -2x, और -x गुणा करेंगे तो वो x² हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 है तो +1 बराबर ये 0। ठीक, आप 9वीं कक्षा में गुणनखंड करना काफ़ी अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक है, इसमें कॉमन x, तो x से भाग देंगे तो x, और यहाँ भाग देंगे तो आपका 1। ठीक है, और ये माइनस कुछ इसमें कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हम लोग ले लेंगे, और 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और प्लस से भाग देंगे तो -1। ठीक, अब देखो यहाँ पे x - 1 दोनों में क्या कॉमन है, x - 1, तो यहाँ पे x - 1 ये कट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे कट जाएगा तो ये -1 बचेगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में x - 1 ये बराबर 0 है, बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और फिर x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यानी हम लोग का x बराबर 1, 1 आ गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये मतलब 2 तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से आंसर निकालो, केवल आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या कितना हो गया? प्रश्न संख्या 16 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग 17 कर लेते हैं। 17 प्रश्न संख्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। अब देखो सीधे सीधे हमें आंकड़ा दिया है, तो अगर आंकड़ा दिया होता है सीधे सीधे तो इसमें आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कर लेते हैं। ठीक है, ये भी समांतर माध्य निकालने का एक तरीका होता है। समांतर माध्य बराबर जितने भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का योग और बटा उनकी संख्या कितनी है वो। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें मान लो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो इसका समांतर माध्य निकलने का अलग तरीका होता है, जो मैंने आपको समझा दिया, और इसका अलग होगा। जैसे यहाँ आंकड़ा दे दी कि 7, 13, 20 ये, और तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये होता है समांतर माध्य बराबर जो आंकड़े होते हैं
उनका योग और बटा संख्या। तो देखो यहाँ पे इन सब का योग कर देंगे और बटा इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या, तो बट्टे में 5 कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। भाई ये भी पेज भर गया क्या, यहाँ इस पे यूज कर सकता हूँ, 1 मिनट। चलो इस पे हम लोग लगा सकते हैं, अभी इतना बाकी है। देखो तो हम लोग का इसका योग कर लेते हैं भाई। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर योग 7 13 7 20 हो जाएगा, और 20 40 और 17 57, और 57 में 3x जोड़ेंगे तो 57 + 3x, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ x है, तो प्लस 3x। ठीक है, एक ही प्रकार की राशि है जुड़ रही है, यहाँ पे x है तो ये 57 में थोड़े जुड़ेगा। ठीक, और बटा आंकड़ों की संख्या, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़े 1 2 3 4 5 है, तो बट्टे में 5। ठीक, अब देखो बराबर, चूंकि समांतर माध्य हमें दे दिया 18 की 18 है, तो समांतर माध्य की जगह 18 रख लेते हैं, और हमें x का मान पूछ रहा है, तो चलो यहाँ पे x है तो इसको सॉल्व कर x का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो ये 57 + 3x बटा 5। अब देखो ये 5 से इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि बट्टा है, तो इधर गुणा होगा तो 18 5 90, यानी 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये 57 + 3x। ठीक है, अब देखो ये 57 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 90 - 57 बराबर 3x, क्योंकि इधर प्लस है। ठीक, तो इसको 3x बराबर 90 - 57 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो 3x बराबर 90 में से आपका 57 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा आपका 3, यहाँ 8 बटा 8 में से 5 जाएगा, 5 3 8 यानी 3 33, तो x बराबर 33 बटा 3 यानी आपका 11, x का मान 11 हो जाएगा। समांतर मतलब ये 11, सॉरी x का मान हम लोग निकाल रहे थे, तो x का मान हम लोग क्या हो जाएगा 11, ये देखो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ये भी मस्त क्वेश्चन है कि 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। ओके, इसको हमें हल करना है, और हल कर हमें इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हल करूँ, रुक जाओ, एक पेज और मुझे लेना पड़ेगा। कहाँ से लूँ, रुक जाओ, सॉरी 1 मिनट, आजा भाई। चलो यहाँ पे आ गया मेरे पास पेज, इसको थोड़ा मैं मोड़ लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग 18 19 20 3 सवाल बचते हैं, इनको कर लेते हैं, और फिर MCQ हम लोग का इंड हो जाएगा। चलो ये प्रश्न क्या है, ये हम लोग की एक समीकरण है कि 3/x - 2x बराबर 2/x, इसको हल करना है। चलो हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 3/x - 2x दिया है, इसका मतलब नीचे यहाँ हर पे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसका लसा लेते हैं तो इन दोनों का लसा x ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये इधर से गुणा होगा तो -2x² हो जाएगा, और बराबर ये 2/x, इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, इसका हमने 3 इधर गुणा कर दिया, और इन दोनों गुणा कर मतलब वही लसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम लोग का क्या होगा, इधर देखो ये दोनों नीचे बट्टे में, तो ये यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, इन 3 - 2x बराबर 2 होगा। ठीक है, या यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखो 3 - 2x, और ये बट्टा में x है तो इसको हटाने के लिए उधर गुणा होता है, तो बराबर ये 2 में उधर गुणा हो जाएगा, ये 2 गुणे x यानी 2x हो जाएगा, और बट्टे में x यानी वही यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर काट सकते हो, यानी 3 - 2x बराबर 2, देखो वही आया। ठीक, तो 3 - 2x बराबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2x है तो उसको उधर ले जाता हूँ, तो 3 और 2 को इधर लाता हूँ, तो -2 और बराबर ये 2 उधर जाकर 2x हो गया। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बराबर 2x, इधर ऐसा भी इसको कर सकते हैं, 2x बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं, पूरा हम लोग मतलब बदल सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 यार, 1/2 होगा, मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है, गलती किया है, माफ़ करना। देखो यहाँ पे यहाँ एक एकम एक यानी x होगा, और x से इधर गुणा होगा तो 2x², यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2x² होगा, 2x² होगा। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2x², और यहाँ पे नहीं लिखा है, 2x² होगा, और ये 2x² होगा, 2x² होगा, तो यहाँ x² होगा, यानी x² बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये x बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा 1/2, और चूंकि जो अंडर रूट में होता है उसके आगे प्लस माइनस लगा भी देते हैं, मतलब उसका मान 2 आता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो x बराबर ये ऑप्शन में ऐसा दिया है प्लस माइनस, इसलिए मैंने कर लिया। ठीक, तो ये एक तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा, और रूट में 2 बच जाएगा, क्योंकि एक रूट से एक तो बाहर आसानी से निकल जाएगा, तो x का मान वही प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का मान प्लस माइनस 1/2, ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार हमने ये 18 नंबर प्रश्न कर लिया। चलो और 2 प्रश्न बचते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर आकर 1 मिनट, इधर आ जाता हूँ, इसको मैं इधर साइड में रख लेता हूँ, यहाँ इसको भी थोड़ा मैं मोड़ लेता हूँ,
सॉरी, चलो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 19, ठीक है, 18 के बाद 19। यहाँ पे क्या दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमें दिया है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, अगर समरूप त्रिभुज दिया हो और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा हो तो उन भुजाओं का वर्ग कर दीजिए। तो जैसे 4 चौका 16 और 7 7 49, यानी दोनों में जो संबंध होगा उनके क्षेत्रफलों में वो 16 संबंध 49 होगा। सिंपल लॉजिक आप समझे। अगर समरूप त्रिभुज दिया हो और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा हो तो उन भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, दोनों का वही क्षेत्रफलों के अनुपात मतलब होंगे। तो यह 4 चौका 16 और 7 7 49, यानी 16 संबंध 49, काम खत्म। ठीक है, चलो यहाँ पे 19 के बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है। ओके, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल और परिमाप, परिमाप मीन्स वही होता है परिधि, ठीक है, क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है, यानी उनकी त्रिज्याएं समान है। तो वृत्त की त्रिज्या सॉरी मतलब संख्यात्मक रूप से समान है तो त्रिज्या समान हो सकती है, हाँ हो सकती है बिल्कुल। तो उनकी उस वृत्त की त्रिज्या होगी। चलो यहाँ पे देखो इस प्रश्न को करते हैं। देखो एक क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों संख्यात्मक रूप से समान है तो इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर कर लिया, वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पे ये परिमाप, दोनों को मैंने बराबर कर लिया। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या होगी, तो चलो ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्या। अब देखो पाई से पाई हम लोग का कट जाएगा, ठीक। अब देखो आर स्क्वायर है, इधर आर है तो आर से आर ये कट जाएगा एक, यानी आर बराबर हम लोग का क्या बचेगा, 2 बचेगा, सिंपल। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 मात्रक यानी 2 होगी ये, ठीक है। मात्रक इसलिए दिया क्योंकि यहाँ हमें मान कहीं मतलब स्पेसिफिक मान नहीं दिया कि 3 सेंटीमीटर होए, ठीक है, तो इसलिए मात्रक लिखा जाता है, कुछ नहीं दिया होता है तो, ठीक। चलो तो ये 20वां का हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो 20 MCQ थे उसको कर लिया, कितना, लगभग 1 घंटे के अंदर ही कर लिया, आपको समझाते हुए। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 घंटे आपको टाइम देता है 20 MCQ ये करने को, तो यहाँ तो हमने अच्छे से समझते हुए कर लिया, यानी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 20 क्वेश्चन है MCQ देखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पूछे जाते हैं तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर देखना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए इन क्वेश्चंस का। अब चलो यहाँ खंड ब में, ये तो खंड अ था जो 20 MCQ OMR बेस्ड थे। खंड ब में, ठीक है, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, चूँकि आप जानते हो 1 घंटे हो गया तो इसी तरह काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और बाकी मैं अपनी एप्लीकेशन UP MSP स्टडी पे ये पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, और उस पर वीडियो डाल दूंगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चलो ये सभी खंड कीजिए। खंड ब में मतलब जो पहला प्रश्न होता है इसमें सभी खंड कीजिए। ये 2-2 मार्क के प्रश्न होते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रश्न होते हैं। तो 6 में प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का और 6 के 6 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। पहला प्रश्न इस प्रकार का होता है जिसको 20 के बाद 21वां लिखा गया है और कहीं कहीं फर्स्ट भी लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो मतलब ये फर्स्ट ही प्रश्न है खंड ब का एक तरह से। उसके बाद ये सेकेंड प्रश्न जो होगा ये निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, यानी क, और यहाँ पे देखो ख ग घ अंग च, यानी 6 प्रश्न दिया है, 6 में से आपको 5 करना है, 1 को छोड़ना है, आपका मन, ठीक है, कौन छोड़ रहे हो कौन कर रहे हो, ठीक। तो ये मतलब दूसरे प्रश्न में आपका 6 प्रश्न होता है लेकिन उसमें से केवल 5 को करना होता है और ये प्रश्न 4-4 मार्क के होते हैं। तो देख लो ये कैसे प्रश्न आएंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आपका अगला मतलब जो तीसरा चौथा और 5वां प्रश्न होगा, तीसरा चौथा मतलब 23 24 25 लिखा है, मतलब 20 MCQ के बाद एक मतलब 21 22 लिखा है, एक तरह से देखें तो ये मतलब तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ये चौथा, ये 5वां। तो ये कैसा पूछा जाएगा यहाँ पे, तो देखो ये आप लोग के जो एग्जाम में होंगे ये 6-6 मार्क वाले प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। जैसे ये एक प्रश्न है और अथवा कर यहाँ एक प्रश्न है, दोनों में से कोई आपको एक करना है जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है इसमें भी देखो अथवा है, मतलब ये करो या ये करो, दोनों में से एक करना है जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। और अगले प्रश्न में भी 2 प्रश्न है, अथवा है, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है जिसका 6 मार्क मिलेगा। यानी यहाँ 6 प्रश्न दिए हुए, 6 में से 3 का सॉल्यूशन करना है जिसका आपको कितना 6 मतलब 18 मार्क मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 18 मार्क बहुत होता है, मतलब आपके एग्जाम में बहुत बड़ा
मतलब मैटर करता है मैथ में, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भाई ये मत समझना कि 3 ही क्वेश्चन है 18 मार्क देगा, तो मतलब इसी को करते हैं भाई, मतलब करना चाहिए। कहने का मतलब कि इतना आसान नहीं होता है करना, बहुत खतरनाक ये प्रश्न होते हैं, ठीक है, लंबे प्रश्न होते हैं। तो चलो, बाकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कि जो क्वेश्चन बताऊंगा वही एग्जाम में सेम टू सेम D2 वही छपने वाला है, वही छपेगा, ठीक है। तो आप हमें फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं यूट्यूब पे उसकी जानकारी आपको हो जाए और आप उसको देख सको और लाभ उसका ले सको, ठीक है। बाकी कहूँगा अभी तक हमारी एप्लीकेशन आप नहीं डाउनलोड किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपका सारा का सारा मिल जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर खोज रहे होगे 2023 वाला, तो ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।